हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले DSSB PRT एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 बॉयज B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 एंड B10 आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओनली 4 बॉयज आर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ B9। तो हमारे को डेटा दे रखा है 10 बॉयज का और ये बता रखा है कि ओनली 4 बॉयज आर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ B9। ओके, तो हम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 और 4 बॉयज को छोड़कर हमने यहाँ पे B9 को बिठा दिया। करेक्ट। आगे B6 इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B9। अब B6 जो है ना वो B9 की फोर्थ राइट पोजीशन पर बैठा है। तो 1 2 3 4 4 पोजीशन छोड़कर हमने B6 को बिठा दिया। आगे नो बॉयज आर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ B2। इट मीन्स कि जो B2 है इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर। तो लेफ्ट कॉर्नर पर हमने यहाँ पर B2 को बिठा दिया। आगे है B7 इज थर्ड टू द राइट ऑफ B2। अब B2 के थर्ड राइट पोजीशन पर B7 है। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन छोड़कर हम सॉरी B2 के थर्ड राइट पोजीशन पर है ना। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा B7। ओके। आगे ओनली 2 बॉयज आर सिटिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ B5। B5 के ना राइट पोजीशन पर 2 बॉयज बैठे हैं। ठीक है, तो राइट पोजीशन पर बैठे मतलब वो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर होंगे। 2 बंदे छोड़कर यहाँ पर B5 बैठेगा। तो B6 तो ऑलरेडी है, B6 के इमीडिएट लेफ्ट पर आ जाएगा B5। ओके, इफ B5 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B6 उसने बता ही दिया। आगे है B4 इज नॉट टुवर्ड्स द राइट ऑफ B6। B4 जो है ना तो B6 के राइट पोजीशन पर है एंड नॉट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ B9 और ना ही B9 की लेफ्ट पोजीशन पर है। तो B4 के लिए कहाँ पर स्पेसेस बचेगी? 2 स्पेसेस बचेंगी, आइदर यहाँ और यहाँ पर। आगे B5 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B3। मतलब जो B5 है वो B3 की इमीडिएट राइट पर बैठा। तो यहाँ पर B3 होगा और सिर्फ एक स्पेस बची थी B4 के लिए, तो यहाँ पर हम B4 को बिठा देंगे। ठीक है, तो B1 कहाँ गया? रखा है दैट B1 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B7। तो कंफर्म था कि B7 यहाँ पर है, तो B7 के लेफ्ट पोजीशन पर सेकंड पर B1 को बिठा देंगे। अब B8 और B10 बचे हैं बस। ठीक है, और 2 स्पेस बची है, या एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि टोटल कितने हैं? 10 बॉयज हैं, जिसमें से हम 8 की पोजीशन तो फिक्स कर चुके हैं। तो आइदर यहाँ पर B10 और B8 बैठेगा या फिर यहाँ पर B8 और B10 बैठेगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है दैट हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन B10 एंड B8। तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 बॉयज आर सिटिंग बिटवीन B10 एंड B8। Next question is a cube is painted green on all its surfaces. If it is cut into 125 smaller cubes of the same size, then how many cubes will have two sides painted in green? Okay. अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हमारे को स्मॉलर क्यूब्स का कितना बता रखा है? 125 है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं? 125। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी। 125 किसका क्यूब होता है? 125 होता है 5 का क्यूब। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। और नंबर ऑफ क्यूब्स विद 2 साइड्स पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू विद n-2। n-2 करेंगे तो 5 - 2 इंटू 12 दैट इज 3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 36। सो करेक्ट आंसर होगा 36। क्वेश्चन है हमारे को सीरीज दे रखी है, हमें मिसिंग टर्म बतानी है। ठीक है, जैसे पहला है हमारे को दे रखा है K14T। ओके, नेक्स्ट है P29Q, नेक्स्ट है U59N। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें तो K+5 करने पर P आ रहा है, P+5 करने पर U आ रहा है। करेक्ट। सिमिलरली U+5 करने पर Z आ रहा है, तो अगली जो टर्म होगी उसमें भी +5 करेंगे तो Z+5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? E आएगा। तुम्हारा जो भी आंसर होगा उसमें ऑप्शन स्टार्टिंग में सबसे पहला अल्फाबेट जो आएगा वो ई होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 और 1 तो कट गए। ठीक है, नेक्स्ट है 14। 14 से आया 29। देखो 14 इंटू 2 करो 28, 28 प्लस 1 करा 29 आ रहा है। ओके, फिर है 59 दे रखा है, तो 29 इंटू 2 करा 58, 58 प्लस 1 करा 59 आ रहा है। मतलब पैटर्न क्या बन रहा है? इंटू 2 प्लस 1 करना है हमें नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए। तो 59 इंटू 2 प्लस 1 करा 119 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर भी कैसे लिखेगा? जब हम 119 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर प्लस कर देंगे 1, तो आंसर आएगा 239। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 होगा। अगला भी देख लेते हैं। जैसे टी के बाद क्या दे रखे? क्यू। तो T-3 करने पर आ रहा है क्यू आ रहा है। क्यू के बाद दे रखे एन, अगेन -3। तो लास्ट हम क्या है K-3 करेंगे कितना आ जाएगा? H आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है E 239H। नेक्स्ट
हमें मिरर इमेज बतानी है और मिरर यहाँ पर रखा हुआ है जहाँ पे ए बी लाइन दिखा रखी है। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए ना हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो है मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, करेक्ट, इस साइड को मिरर रखा हुआ है, तो इसमें अपसाइड डाउन हो जाएगा। जैसे ये वाला फिगर है, ये ऊपर चला जाएगा और जो डार्क रीजन है वो यहाँ पे अभी फर्स्ट फिगर में टॉप पर दे रखा है, और जब हम यहाँ पे इसको इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो डार्क फिगर है वो बॉटम में आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से ये फिगर बनेगी। बाकी ये बीच वाला ट्राइंगल है, ये भी जब इन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। मेल और ब्रदर, इन तीनों की रिलेशनशिप को बेस्ट कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जितने भी ब्रदर होंगे, ठीक है, जितने भी ब्रदर होंगे वो सबके सब मेल होंगे, करेक्ट। और बाकी कुछ लेबर्स जो हैं वो मेल्स भी हो सकते हैं और ब्रदर्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो जो ये डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, रमेश वॉक्स 19 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, he turns right and walks 33 kilometer. Now he walks in south direction and walks 14 kilometer. Now he turns left and walks 13 meter to reach point J. He again turns left and walks 2 kilometer. He finally turns right and walks 6 kilometer. How far is he now from the starting point and in which direction is point J from the final point? तो लेट अस सपोज जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो यहाँ पर है, ठीक है। ही वॉक्स 19 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये 19 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया। इसके बाद इसने राइट टर्न लिया और 33 किलोमीटर इसने वॉक करा। तो लेट अस सपोज ये पूरा का पूरा जो है 33 किलोमीटर है, ठीक है। नाउ ही वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन, उसके बाद ये साउथ डायरेक्शन में आया और इसने 14 किलोमीटर तक वॉक करा। तो यहाँ तक ये आया 14 किलोमीटर, बचा हुआ कितना हो गया 19, यहाँ तक 19 हो गया और ये 14 हो गया, करेक्ट, क्योंकि टोटल कितना था 33 था। ओके, अब 14 किलोमीटर चलने के बाद उसने क्या करा है, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 13 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जे। इसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया और 13 किलोमीटर पॉइंट डिस्टेंस कवर करा और पॉइंट जे तक पहुंचा। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद दोबारा से लेफ्ट टर्न लेकर 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा और फाइनली राइट टर्न लेकर इसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है, करेक्ट। अब हमें बताना है कि जो इसका एंडिंग पॉइंट है और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, ये हमें इसको बताना है। ओके, देखो जब हमने इसको करा, जैसे ये 19 किलोमीटर है तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 19 किलोमीटर होगा। फिर पॉइंट जे तक इसका डिस्टेंस कितना है 19 किलोमीटर। फिर जे से लेके एंड पॉइंट तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ तक हाइट कितनी आ रही है 2 किलोमीटर की आ रही है। तो ये वाला रीजन भी कितना होगा 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 19 + 2, करेक्ट, 19 + 2 हो गया 21 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया। फिर ये पूछ रहा है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है, जे का फ्रॉम द फाइनल पॉइंट। पॉइंट जे कहाँ पर है यहाँ पर, और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है यहाँ पर। तो पॉइंट जे कहाँ पर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, इस तरफ को आ रहा है ना ये। तो 21 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, हेंस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। For 40 boys, when Akbar was shifted 4 places to his left, his position became 10th from the left end of the row. If Mukesh's position was third to the right of Akbar's earlier position, then what will be Mukesh's position from the right end of the row? Okay. क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमारे को, टोटल स्टूडेंट्स बता रखे हैं, टोटल बॉयज जो है वो 40 है, और हमें बताना क्या है, मुकेश की पोजीशन बतानी है फ्रॉम दी राइट एंड, ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा देखो वो कह रहे हैं कि अगर हम अकबर को शिफ्ट कर देते हैं ना 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट एंड, ठीक है, तो अकबर की जो प्लेस बनेगी फ्रॉम द लेफ्ट एंड वो बन जाएगी 10th, विच मीन्स कि वो अर्लियर कौन सी पोजीशन पर था, वो पहले कौन सी पोजीशन पर था 14th पोजीशन पर था फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यहाँ पर अकबर की हमने पोजीशन बिठा दी 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये उसकी अर्लियर पोजीशन है बिफोर शिफ्टिंग। और उसके बाद क्या कह रहा है, मुकेश पोजीशन वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ अकबर्स अर्लियर पोजीशन, की जो मुकेश था वो फिर उसके थर्ड राइट पर बैठा था, मतलब मुकेश जो है वो 17th पोजीशन पर बैठा था फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, अब देखो हमारे को टोटल नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है, हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज होता है वो कैसे निकलता है। जैसे अब हम यहाँ पे मुकेश की निकालनी है, तो मुकेश पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड प्लस मुकेश पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, करेक्ट, -1। जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे को टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल जाएंगे, करेक्ट।
तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हमारा है 40। रमेश की पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड से फ्रॉम द राइट हैंड निकालनी है। लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन हमें पता है कितनी है, 17 -1 कर देंगे तो ये आंसर आएगा। तो मुकेश की पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड क्या आ जाएगी, 40 - 16 विच इज इक्वल टू 24। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। Information carefully and answer the question given below. M star n means M is the sister of n. N percentage n means M is the father of n. M hashtag means M is the mother of n. Which of the following option gives that M is the father of R? Okay. तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे को सिंबल दे रखा है और उनका मीनिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो जैसे पहली स्टेटमेंट हमारे को दे रखी है M स्टार n, मतलब स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। परसेंटेज का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर। और ऐसी हैशटैग का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर। अब हम हर एक स्टेटमेंट को 1 बाय 1 लेते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, n परसेंटेज आर। n परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब क्या, फादर, मतलब n जो है फादर है आर का। अच्छा, मेल मेंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे स्क्वायर से और फीमेल मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे सर्कल से। तो n का जेंडर कंफर्म हो गया कि वो मेल है, तो इसको हम स्क्वायर में रख देंगे। और क्योंकि ये फादर है तो नेक्स्ट जनरेशन में कौन आएगा, आर आएगा। आगे क्या दे रखा है, आर स्टार एम। स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर। तो आर का भी जेंडर हमारे को कंफर्म हो गया कि आर कौन है, फीमेल है। तो आर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे सर्कल से। और ये किसकी सिस्टर है, एम की। ठीक है, एम इज फादर ऑफ आर, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट है एन स्टार एम। स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर। तो एन जो है सिस्टर है एम की, तो मतलब एन का जेंडर कंफर्म हो गया कि वो फीमेल है। फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। सेम जनरेशन में है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे एम को। आगे है एम परसेंटेज एस। परसेंटेज का मतलब क्या है, फादर है। तो एम का जेंडर कंफर्म हो गया कि ये मेल है, इसको स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर देंगे। और नेक्स्ट जनरेशन में जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल लाइन से, उसमें हम डाल देंगे एस को। आगे है एस हैशटैग आर। एस जो है मदर है आर की, तो एस का जो होगा फीमेल होगी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। और आर की ये मदर है, करेक्ट। अगेन ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही कि एम इज फादर ऑफ आर। ओके, नेक्स्ट है एन स्टार एम। एन स्टार एम, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर। तो एन जो है एम की सिस्टर है। एन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे सर्कल से। आगे एम परसेंटेज आर। परसेंटेज का मतलब है फादर, एम इज फादर ऑफ आर। तो आर को हम नेक्स्ट जनरेशन में रखेंगे और फादर है तो एम को स्क्वायर में डाल देंगे बस। और यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई दैट एम इज फादर ऑफ आर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इन अ कॉलेज ऑफ 82 स्टूडेंट्स, नितिन्स रैंक इज 35th फ्रॉम द टॉप। प्रशांत इज रैंक्ड 8th अबव नितिन। वट इज द प्रशांत रैंक फ्रॉम द बॉटम। की जो नितिन की रैंक है वो 35th है फ्रॉम द टॉप, ठीक है। और जो प्रशांत है इस रैंक 8th अबव नितिन, तो 8 हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो प्रशांत क्या आएगी पोजीशन, 27th फ्रॉम द टॉप आएगी। अब हमें बताने की प्रशांत की रैंक फ्रॉम द बॉटम क्या है, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पोजीशन ऑफ प्रशांत फ्रॉम टॉप, ठीक है, प्लस पोजीशन ऑफ प्रशांत फ्रॉम बॉटम, ठीक है, फिर -1 कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हम पोजीशन ऑफ प्रशांत फ्रॉम बॉटम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन द रो माइनस पोजीशन ऑफ प्रशांत फ्रॉम टॉप +1 कर देंगे। टोटल स्टूडेंट इन रो कितने हैं, 82, माइनस पोजीशन ऑफ प्रशांत फ्रॉम टॉप कितनी है, 27, +1 कर देंगे। दैट इज 55 + 1 विच इज इक्वल टू 56। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, 7 फ्रेंड्स WB, OT, US and P are sitting in a row facing towards south direction, not necessarily in the same order. So 7 फ्रेंड्स हैं, ये एक रो में बैठे हैं और साउथ डायरेक्शन फेस कर कर बैठे हैं। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन T and S. B sits second to the left of O and is not an immediate neighbor of S. T sits fifth from the right of W. P sits second to the right of W. Who sits third to the left of P? अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाला डेटा यूज करेंगे कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन T एंड S. तो लेट अस सपोज यहाँ पर 3 बंदे हमने बिठा दिए, ठीक है। ये 3 बंदों के बीच में एक T बैठेगा और एक S बैठेगा, ओके। अब क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि T सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ W, फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ W। तो मतलब W को हमें इस साइड ही बिठाना पड़ेगा, तभी जो है T इस पोजीशन पर आएगा। साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं ना ये, तो W इस तरफ बैठेगा, ओके। और 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब एक पर्सन यहाँ पर भी हो सकता है वो, और एक पर्सन यहाँ पर भी हो सकता है वो, करेक्ट। डेटा को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे W बिठाया, ठीक है। और T जो है सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ W, 1 2 3 4 5। यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर हमने T को बिठा दिया और इन T और S के बीच में कितने टोटल पर्सन बैठेंगे, 3 पर्सन बैठेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक डेटा हो गया।
अब आगे क्या दे रखा है, बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ये जो बी है ना वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ बैठा है और ओ जो है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ओके, अब इस केस में हम ओ को अगर यहाँ बिठाते हैं कि हमारी अगर 7% कंप्लीट करना, लेट अस सपोज अगर हम ओ को यहाँ बिठाते हैं तो बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ बोल रहा है वो पर्सन कर ही नहीं सकते क्योंकि 7% फिर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो हम ओ को नहीं बिठाएंगे। करेक्ट। अब ओ के लिए पोजीशन ये वाली भी नहीं होगी क्योंकि उसकी फिर हम लेफ्ट पोजीशन पर बी को बिठाना है, तो यहाँ पर तो डब्ल्यू आ रहा है तो ओ यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। करेक्ट। फिर हम ओ को यहाँ पर भी नहीं प्लेस कर सकते इधर, क्योंकि फिर बी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, बट बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। तो ओ के लिए सिर्फ ए की पोजीशन बच रही है, ठीक है, और वो है ये वाली। हम यहाँ पर ही सिर्फ जो है ओ को बिठा सकते हैं। करेक्ट। तो ओ यहाँ पर बैठेगा तो इसके सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठेगा, बी बैठेगा। तो हमारा जो डेटा है यहाँ तक इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ तक हमारा डेटा कंप्लीट है। आगे क्या बोल रखा है, पी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पर था, इसके सेकेंड पोजीशन पर हमने पी को बिठा दिया, सेकेंड पोजीशन। तो ए की पोजीशन बची, दैट इज वहाँ पर अब यू बैठ जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी यहाँ पर है और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी पर कौन बैठा है, एस बैठा है, ये रहा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 1 May 2019 वॉज वेडनेसडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 12 May 2016। अगर 1 May 2019 को वेडनेसडे था तो हमें बताना है कि 12 May 2016 को कौन सा दिन होगा। ओके, देखो अब हम यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं 1 May 2019, क्योंकि 2019 जो है फर्स्ट मई 2019 से 1 May 2018 तक जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो है नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर डे नहीं है, लीप ईयर्स नहीं है। तो इनमें जो ऑड डे होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पे वेडनेसडे -1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। फिर हम जाएंगे 1 मई 2018 से 1 May 2017 पर, ठीक है, जो कि अगेन नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो इसमें भी ऑड डे कितना होगा, 1 होगा। तो ट्यूसडे -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, मंडे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 May 2017 से ना हम पहले जाते हैं 1 May 2016 पर। ठीक है, 1 May 2016 पर। बट अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हम सिर्फ मई टू मई काउंट कर रहे हैं, इसमें फेब्रवरी का मंथ तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा। भले ही 2016 जो है एक लीप ईयर है, बट यहाँ पर हम फेब्रवरी के मंथ को इंक्लूड ही नहीं कर रहे। तो इसमें भी जो ओड डे होंगे ना वो 1 ही होगा, ना कि 2 होगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम मंडे -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। अब हमारे को चाहिए क्या, 12 May 2016 चाहिए। हमने क्या निकाला है, 1 May 2016 निकाला है। मतलब 1 May 2016 के अंदर हम 11 डेज ऐड करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि 12 May 2016 में कौन सा डे है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना जो हमारा 11 डेज का गैप आ रहा है, 11 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो ये कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। मतलब हम इसमें संडे के जो हमारा लास्ट निकल रहा था, संडे निकल रहा था 1 May 2016 में, उसके अंदर 4 और डेज को ऐड कर देंगे। तो संडे +4 करेंगे, कितना आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।